सॉरी। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो है। एक दो बातें और कह के मैं ये बातचीत को समेटूंगा। मैं एक दो चीजें और मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। वो ये कि भारतीय जनता की ये एक मानसिकता है कि भारतीय जनता खामोश रहती है, भारतीय जनता मुखर नहीं रहती। 1928-29 में भी जनता खामोश थी जैसी अभी खामोश है। और इस खामोशी को तोड़ने का एक ही तरीका है जो कि नेहरू ने सजेस्ट किया था। वो ये था कि निडरता और सत्य और सक्रियता, इन तीन चीजों के जरिए हम इस खामोशी को तोड़ सकते हैं। इसमें सक्रियता सबसे जरूरी चीज थी। बिना सक्रियता के आप खामोशी को तोड़ नहीं सकते। एक अन्य पहलू जिसे कि इस बहस के लिए बहुत जरूरी है वो ये कि मैं एक विवाद का विषय उठाना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी विषय वो ये कि हम जब नेहरू के बारे में बात करते हैं और तो सवाल यह कि नेहरू की नेशनलिटी क्या थी। नेहरू जी क्या कश्मीरी थे? क्या कश्मीरी नेशनलिटी के बारे में, कश्मीरी जातीयता उनकी पहचान का हिस्सा है? नेहरू जी के पिता का जन्म हुआ आगरा में, नेहरू जी का जन्म हुआ इलाहाबाद में। तो बताइए मुझे कि नेहरू जी की राष्ट्रीयता क्या होगी? नेहरू जी कहीं पर भी अपनी नेशनलिटी के बारे में बात नहीं करते। वो हिंदुस्तानी जातीयता की बात करते हैं, हिंदुस्तानी नेशनलिटी की बात करते हैं। जब हमने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया और राज्यों का गठन करते समय हमने जब भाषा को आधार चुना और नेशनलिटी की पहचान का आधार चुना, तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है जो कि नेहरू पर विचार करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि नेहरू की नेशनलिटी क्या थी। क्योंकि जो नेहरू के पुरखे थे जिनका कि कश्मीर से संबंध था, राजकौल, वो तो 200 साल पहले यहां आ गए, वो दिल्ली शिफ्ट कर गए। 1857 के गदर के दौरान या संग्राम के दौरान परिवार को दिल्ली छोड़नी पड़ी और वो आगरा चला गया और वहां आगरे में मोतीलाल नेहरू पैदा हुए। उसके बाद में वो इलाहाबाद चले गए, तो वहां इलाहाबाद में नेहरू पैदा हुए। नेहरू हिंदी भाषी होंगे या कश्मीरी होंगे? नेहरू हिंदी भाषी थे। नेहरू के पिता हिंदी भाषी थे, वे आगरे में पैदा हुए थे। अब एक जटिल समस्या आपके सामने आएगी। उनका तो पूरा रणक्षेत्र और काम का क्षेत्र पूरा का पूरा वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली यही रहा, मोतीलाल नेहरू का। तो व्यक्ति की आइडेंटिटी लैंग्वेज से पहचानी जाएगी, उसकी एजुकेशन जहां हुई है वहां पहचानी जाएगी, या वो जहां नौकरी करता है वहां से पहचानी जाएगी, या वो जहां पढ़ा है वहां से पहचानी जाएगी। मसलन जब एक व्यक्ति बंगाल में पैदा हुआ, वहां ग्रेजुएशन की उसने, और बाद में वो विदेश चला जाता है, वहां से एमए करता है और वहां नौकरी करता है, तो उसकी जातीयता क्या होगी? अगर वो इंग्लैंड में नौकरी करता है या वो अमेरिका में नौकरी करता है और वहां रहता है, तो उसकी पहचान किससे बनेगी? सो नेशनलिटी का प्रश्न एक बहुत मेजर प्रश्न है। नेहरू की जिंदगी का अधिकतर हिस्सा हिंदी भाषी क्षेत्र में गुजरा, वो हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए। वो विदेश कुछ समय के लिए पढ़ने गए, लेकिन उसके बाद लौट आए यहीं, और उनकी सारी राजनीतिक गतिविधि का केंद्र हिंदी भाषी क्षेत्र था, पूरा हिंदुस्तान था।
उनके पिता की समस्त गतिविधि का केंद्र हिंदी भाषी क्षेत्र था। वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। तो नेहरू की नेशनलिटी कौन सी होगी? ये जो कश्मीरी बनाने पे लगे हुए हैं लोग, कुछ लोग जो है उन्हें मुसलमान बनाने पर लगे हुए हैं, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। तो ये एक जटिल पेच है जिसका कि उत्तर मेरे पास तो नहीं है। मेरा एक अनुमान है और प्रस्ताव भर है कि नेहरू की नेशनलिटी, चूंकि खुद जो समाज विज्ञानी हैं वे हिंदी क्षेत्र को, हिंदी भाषा को एक नेशनलिटी के तौर पर नहीं देखते। अगर नेशनलिटी के तौर पर देखते हैं हिंदी को, तो हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं वे सब एक भाषाई राज्य होते, वो सब एक साथ होते, लेकिन अलग अलग राज्य बने। तो ये एक पेच, एक जटिल समस्या हमारे सामने नेहरू पेश करते हैं कि व्यक्ति की पहचान राष्ट्र से बनेगी या नेशनलिटी से बनेगी। और नेहरू इस मामले में अपनी पहचान हिंदी जातीयता से नहीं बनाते, वो हिंदुस्तानी जातीयता से बनाते हैं। और ये जो चीज है वो एक नए किस्म के भारत और नए किस्म के नागरिक की अनुभूति पैदा करती है। वह अनुभूति हमें ये तमाम किस्म की छोटी छोटी जो जातीयताएं हैं, नेशनलिटीज हैं, उनके दायरे के बाहर सोचने के लिए विवश करती है। और हिंदुस्तानी नेशनलिटीज में वो कई भाषाओं को रखते हैं, उसमें हिंदी भी है, उसमें बंगला भी है, उसमें और भी भाषाएं हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि नेहरू पैदा हुए हिंदी भाषी क्षेत्र में, बड़े हुए हिंदी भाषी क्षेत्र में, अधिकतर समय जीवन का गुजारा हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो सहज भाव से उनकी हिंदी से पहचान बनती है, वो हिंदी भाषी थे। लेकिन वे अपने को हिंदी नेशनलिटी से नहीं जोड़ते, वो हिंदुस्तानी नेशनलिटी से जोड़ते हैं। और जब वो हिंदुस्तानी नेशनलिटी की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी नेशनलिटी की बात करते समय वे एक दो चीजों पर खास तौर पर जोड़ देते हैं। वो जोर किस बात पर देते हैं? वो हिंदी पर जोर नहीं देते खाली, वो हिंदुस्तानी पर जोर देते हैं। हिंदुस्तानी क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदुस्तान जरूरी है। वो हिंदुस्तान कहां मिलेगा तुम्हें? हिंदुस्तान की पहचान किससे होगी? हिंदुस्तान की पहचान का आधार किसे बनाया जाए? हिंदुस्तान की पहचान का आधार क्या किसी व्यक्ति को बनाया जाए, जैसा कि अभी कर रहे हैं लोग, इमरजेंसी में भी कर चुके हैं। अभी जैसा चल रहा है ना, मोदी माने इंडिया, और इमरजेंसी में भी इंदिरा माने इंडिया, ये गलती हो चुकी है। हिंदुस्तान की पहचान किसी एक व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान किसी एक भाषा से भी जुड़ी हुई नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान या आइडेंटिटी विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों से मिलकर बनी है। हिंदुस्तान एक धर्म का देश नहीं है, ना इस देश में एक धर्म के मानने वाले रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं, आरएसएस के प्रधान मोहन भागवत, कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, गलत। हिंदुस्तान में बौद्ध भी रहते हैं, हिंदुस्तान में जैन भी रहते हैं, हिंदुस्तान में सिख भी रहते हैं, जो ये हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में पारसी भी रहते हैं, हिंदुस्तान में ईसाई भी रहते हैं। तो हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एक धर्म के मानने वालों का देश नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान विभिन्न धर्मों के मानने वालों का देश है और विभिन्न धर्मों का देश है। और हिंदुस्तान की धुरी क्या है?
हिंदुस्तान की धुरी धर्म नहीं है। हिंदुस्तान की धुरी हिंदुस्तान की जनता और उसका सांस्कृतिक वैविध्य है। अंबिकेश त्रिपाठी जी ने एक सवाल लिखा है, बात लिखी अपनी टिप्पणी, हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बनता तो बड़ा राज्य होता और यह प्रशासनिक चुनौती प्रस्तुत करता। आपका यह कहना कि हिंदी भाषी एक राज्य बनता आपकी समझ का हल्कापन बताता है। यह मेरी राय नहीं है, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह जो भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो हिंदी भाषी क्षेत्र में यह फार्मूला लागू नहीं किया गया। प्रशासनिक कारण नहीं है, इसका एक बड़ा नेशनलिटी का कारण है। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के आधार पर एक पूरा राज्य बनता तो वो ज्यादा खतरनाक होता। सोवियत संघ में यही हुआ। नेहरू के सामने अनुभव था रूसी भाषा के आधार पर, जो अभी रूसी राष्ट्र रशियन, उसने पूरे रूस को जो तमाम किस्म के गणतंत्र थे वहां उन सबको रौंद के रखा, वर्चस्व रखा अपना, रशियन का वर्चस्व था और इसकी वजह से वो सब टूट गए। और यही वजह थी कि नेहरू ने हिंदी भाषी राज्यों के आधार पर एकजुट नेहरू का डर, अंबिकेश जी, ये नेहरू का डर नहीं, ये एक साइंटिफिक समझ है ये। क्योंकि नेशनलिटी के या भाषाई राज्यों, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की और नेशनलिटी के गठन की और नेशनलिटी के आधार पर नेशन के गठन की सबसे आधार सुरक्षित मॉडल था सोवियत संघ। नेहरू इस बात को जानते थे, लेकिन वह मॉडल भारत में फॉलो नहीं किया गया और यह उन्होंने सही किया। हम जितने गर्व से कहते हैं ना कि हम हिंदी भाषी हैं, नेहरू जी नहीं कहते थे, वो हिंदुस्तानी कहते थे अपने को। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। ये दबदबा वाली बात अलग है, वो तो रहेगी, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली, जनसंख्या वाइज, राज्य वाइज वो सब उनका है, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। जो बुनियादी चीज है वो समझने की है, वो ये कि नेहरू ने सोवियत संघ के मॉडल को जानते हुए भी भारत में फॉलो नहीं किया। अंततः वो जैसे चाइना में है ना, चाइना में एक ही नेशनलिटी का वर्चस्व है। रूस में एक ही नेशनलिटी का वर्चस्व था, टूट गया, पूरा सोवियत संघ बिखर गया, भारत नहीं बिखरा। चाइना में एक ही भाषा का वर्चस्व है और एक ही नेशनलिटी का वर्चस्व है, सब लोग जानते हैं। लेकिन भारत ने न चाइना का मॉडल अडॉप्ट किया, न भारत ने विकास के लिए, नेशनलिटी और राज्य की संरचनाओं के निर्माण के लिए न सोवियत संघ का मॉडल चुना। जी, वो हान जाति ही वहां पे ताकतवर है और वही रौंद रही है सबको। भारत में ये संभव नहीं है, भारत में ये मॉडल ही संभव नहीं है। एक अन्य चीज, वो ये कि ये एक आखिरी बात है ये इस पूरे पॉलिमिक्स की। सवाल ये जिससे मैंने शुरू किया कि आखिर ये हिंदुस्तान है क्या? ये क्या हिंदुओं का देश है? जी नहीं, ये न तो हिंदुओं का देश है, न सिर्फ हिंदू धर्म का देश है। इस देश में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, यानी जातिगत, धर्मगत, संस्कृतिगत बहुलतावाद इस देश की धुरी है।
और इस देश की जो बुनियादी संस्कृति है वो हिंदुस्तानी संस्कृति है, जिसे हम लोग साझा संस्कृति के तौर पर शेयर करते हैं। नेहरू ने बार बार हिंदुस्तानी संस्कृति पर जोर दिया था। नेहरू को रिवाइव करने का मतलब है कि हिंदुस्तानी संस्कृति पर नए सिरे से जोर दिया जाए। और हिंदुस्तानी संस्कृति पर जोर देने का मतलब है विभिन्न भाषा और संस्कृतियों के बीच में समन्वय और सहयोग पर जोर देना। समन्वय और सहयोग पर जोर देने के कारण नेहरू जी ने एक बात कही थी, हिंदुस्तानी संस्कृति की बेस लाइन है वो बेस लाइन क्या है? अपने को जिंदा रखो और दूसरे को भी जीने दो। हिंदुस्तानी संस्कृति का यह मर्म हमें आम लोगों को फिर नए सिरे से समझाना और पढ़ाना चाहिए। और हिंदुस्तान कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे हासिल करेंगे? कुछ लोगों के लिए हिंदुस्तान का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो गई हैं। कुछ लोगों के लिए हिंदुस्तान तब मिलेगा जब सेनाएं हरकत में आएंगी। कुछ लोगों के लिए हिंदुस्तान का मतलब है कि जब देश में नेता हरकत में आएंगे। अंबिकेश त्रिपाठी, ये आपकी बात नेहरू जी मानते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? नेहरू का कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने नए परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की, उसे अर्जित किया। अतीत को कैसे देखेंगे हम लोग? ये उपनिषद, ये पुराण, ये वेद, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये कहानियां हैं, ये किस्से हैं। ये पोंगापंथियों ने जो हिंदुस्तान बनाया है वो नेहरू के जमाने में भी थे, नेहरू के पहले भी थे पोंगापंथी लोग, और आज तो और भी ज्यादा हैं। अगर वे किताबें मूल्यवान हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये मूल्यवान हैं और जो कहें हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो हमें देखना होगा उसमें किस तरह के मूल्यों का प्रचार किया गया है। हमने तो उसे किस्से और कहानी और किंवदंतियों का पिटारा बना दिया है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि नेहरू के दृष्टिकोण से नए सिरे से सारी चीजें देखी जाए। और नेहरू ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? नेहरू ने वह दृष्टिकोण अपनाया जो विवेकानंद ने अपनाया था। नेहरू ने वह दृष्टिकोण अपनाया जो रामकृष्ण परमहंस ने अपनाया था। नेहरू ने भारत को देखने का वह दृष्टिकोण अपनाया जो याज्ञवल्क्य ने अपनाया था। नेहरू के दृष्टिकोण की आधार भूमि जो हिंदुस्तान की जो अपनी विचारधारा है और जो उसकी जो निरंतरता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि पोंगापंथी ज्यादा है तो नेहरू फेल हो गए। पोंगापंथी तो नेहरू के जमाने में भी ज्यादा थे, हैं? अरे सती प्रथा में को जब इवॉलिश किया गया तो सती प्रथा के तो मानने वाले आज भी हैं। त्रिपाठी जी जरा ध्यान दीजिए देवराला सती कांड पर। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, तमाम और जनता दल के लोग, सारे लोग, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जयपुर में जुलूस निकाला था। और यह तो हाल फिलहाल की घटना है। पिचासी 86 की घटना है ये। सती का कानून रिलेवेंट है, दहेज प्रथा विरोधी कानून रिलेवेंट है। लोग नहीं मानते, यह अलग बात है।
अगर नेहरू नए भारत का निर्माण नहीं कर पाए तो यह नया भारत खड़ा कहां से है? ये तमाम किस्म की औद्योगिक प्रगति, ये संस्कृति का विकास, ये तमाम किस्म के संस्थान, ये विचारधारा के तमाम बड़े बड़े संस्थान खड़े कैसे हुए? पोगापंथियों के, ये भजन करके नहीं खड़े हुए। नेहरू ने हिंदुस्तान के जनमानस को आधुनिक बनाया। अब आप चाहते हैं कि नेहरू ने जो काम नहीं किया वो हम नहीं करेंगे? नहीं, नेहरू ने एक समझ दी आपको। नेहरू के नेतृत्व में हमने एक संविधान अर्जित किया। वह हमारा अभिलषित लक्ष्य है कि हम सेक्युलर राष्ट्र अर्जित करें। संविधान में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र लिखने का मतलब नहीं है कि हमने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को अर्जित कर लिया है। वह लक्ष्य है। नेहरू का योगदान यह है कि उन्होंने एक बड़े लक्ष्य को सामने रखा। ये सारे संस्थान, जैसा कि सारे संस्थान कमजोर इसलिए हुए हैं क्योंकि सरकारों ने और जनता ने, और खासतौर पर जो जनता के बीच में काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने इन संगठनों के बारे में निगरानी बंद कर दी। हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। आप जरा बात करके देखिए, लोगों से पूछिए कि नेहरू के बारे में वो कितना जानते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा यंग लड़के बिल्कुल नहीं जानते। नहीं नहीं नहीं, त्रिपाठी जी आपकी बातें थोड़ा सा डाइवर्ट करने वाली हैं, वो ठीक नहीं है। देश नेहरू के रास्ते से नहीं हटा। आप एक जान लीजिए, आप देश में एक चीज आप एक्सेप्ट नहीं करा सकते अभी। डेमोक्रेसी चाहिए कि नहीं चाहिए लोगों को? आज भी हिंदुस्तान की अधिकांश जनता लोकतंत्र चाहती है। आज भी हिंदुस्तान की अधिकांश जनता धर्मनिरपेक्षता को चाहती है और पसंद करती है। और यह स्वाधीनता आंदोलन में यह भावना कल्टीवेट की गई, और इस कल्टीवेशन के पीछे, इस भावना को पैदा करने के पीछे जो सबसे बड़ी चीज थी, वो क्या थी, उस पर आखिर में बात करके मैं ये बातचीत यहां खत्म करूंगा। मैं एक चीज नेहरू नहीं कर पाए जो नेहरू की इच्छा थी। नेहरू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर आधुनिक भारत बनाना है तो आधुनिक भारत बनाने के लिए यह जरूरी है कि ये जो अतीत का बोझ है हमारे सिर पर, इसको उठा के रख देना होगा। भारत के गुजरे जमाने से नाता तोड़ना होगा। यह बहुत बड़ी चीज थी जिसको हम लोग नहीं कर पाए। यह सरकार का भी फेल्योर है। ये 70 साल से जो सरकारें रही हैं, ये उनका भी फेल्योर है कि वे जनता का और भारत का अतीत से, जो गुजरे हुए जमाने से जो नाता अभी भी जुड़ा हुआ है। हमारे अभी भी कोई समस्या आती है ना, अब समस्या आई है कोरोना की और लोग भाग रहे हैं मंदिर की ओर। समस्या आती है पढ़ाई की, परीक्षा की, तैयारी की। लड़का परीक्षा देके भागता है हनुमान जी पर पेड़ा चढ़ाने के लिए। हमारे यहां समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि हमारे यहां जो नागरिक है उसका अभी अतीत के बोझ से उसका एकदम लिबरेशन नहीं हुआ। अतीत का बोझ उसके दिमाग पर बैठा हुआ है। एक बेहतर लोकतंत्र के निर्माण के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने यह परिकल्पना दी कि उसका गुजरे जमाने से संबंध तोड़ा जाए। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस ने अपने तरीके से जो कर सकती थी किया। मैं कांग्रेस की हिमायत करने के पक्ष में नहीं और ना आलोचना करने के पक्ष में हूं। कांग्रेस ने जो कर सकती थी किया। मसलन क्या कर सकती थी जो किया उसने? हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए कौन सी चीज जरूरी है? गरीबी घटी कि बढ़ी?
पिछले 70 साल में 2014 तक का आंकड़ा उठाइए, गरीबी घटी। यह हिंदुस्तान के विकास के पैटर्न का तरीका है कि यहां हर चीज बहुत स्लो मोशन में घटती है, वो चाइना की तरह नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हिंदुस्तान को एक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, एक आधुनिक हिंदुस्तान कैसे बनाया जाए। तो जो अतीत का जो वर्तमान पर आधिपत्य है उसे खत्म किया जाए। कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता यहां पर है। आज भी यह चुनौती है कांग्रेस के सामने, लेफ्ट के सामने, तमाम सेक्युलर लोगों के सामने, कि वे अगर हिंदुस्तान को लिबरेट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को एक आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि वे उसे अतीत के बोझ से मुक्त करें। अतीत के बोझ से मुक्त करने के लिए प्रयास करना होगा, और वो प्रयास बहुत ही केंद्रित ढंग से करना होगा। और इस प्रयास में धर्म की भी मदद लेनी होगी और विज्ञान की भी मदद लेनी होगी। सिर्फ विज्ञान की मदद से काम नहीं हो सकता। और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए यह भी जरूरी है कि इसमें अंधभक्ति और नफरत से भी काम नहीं चल सकता। ये जो अभी अंधभक्ति और नफरत ये एक साथ चल रही है, इसके आधार पर आप भारत का विकास नहीं कर सकते। भारत के विकास के लिए एक जिंदा भारत चाहिए, जिंदा और स्वतंत्र भारत चाहिए, स्वतंत्र दिमाग चाहिए। एक ऐसा दिमाग चाहिए जो लचीला भी हो और जिसके अंदर सहयोग का भाव भी हो, दूसरों से समन्वय करके जी सके। बिना समन्वय, लचीलेपन और दिमागी स्वतंत्रता के आप सामाजिक स्वतंत्रता को निर्मित नहीं कर सकते। हमारे यहां जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो राजनीतिक शक्तियां पैदा हुई हैं पिछले 3 दशक में खासतौर पर, वे दिमागी स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता में बाधाएं खड़ी करती हैं। उन्होंने नफरत के बीज ज्यादा बोए हैं और सारी मुश्किलों की जड़ वहां से बनती है। स्टेट को, राज सत्ता को, केंद्र सरकार को जितनी शक्ति से पेश आना चाहिए था पेश ही नहीं आई। तो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि पोंगा पंथ से और जो अतीत का बोझ भारत पर लदा हुआ है उससे भारत को मुक्त किया जाए। अभी स्थिति क्या है? अभी तो ये कह रहे हैं लोग कि जन्मपत्री मिलाओ और कोरोना का इलाज खोजो, ग्रह देखो उसके ग्रह खराब चल रहे हैं कि अच्छे चल रहे हैं, मरेगा कि बचेगा, वो कुंडली बताएगी। ये भारत में ये जो अंधविश्वास, पुनरुत्थानवाद, ये जो तमाम भाग्यवादी चीजें हैं, ये पुराने सभ्यता के बोझ हैं। आधुनिक भारत बनाने के लिए जरूरी है कि पुरानी सभ्यता के जो बोझ है उसे उतार के फेंक दिया जाए। सिर्फ 3 चीज, अंधविश्वासों में आपकी आस्था न हो, पुनर्जन्म की धारणा में आपका विश्वास न हो, और कर्म फल के सिद्धांत को आप मानते न हो। इन 3 चीजों को आप मान लीजिए और इसे जीवन में लागू कीजिए, आप आधुनिक भारत को बना पाएंगे। आप उस भारत को बना पाएंगे जिसकी की कल्पना नेहरू ने अपने लेखन में व्यक्त की है। ये तीनों चीजें आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है, और इन तीनों चीजों का सबसे ज्यादा रिएक्शनरी ताकतें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। हम सब लोग जानते हैं कौन लोग हैं वे, किस तरह के संगठन है वे। तो लड़ाई कहां है? लड़ाई मूल्यों के स्तर पर है। आधुनिक भारत की लड़ाई सरकार की लड़ाई से हमें लेना देना नहीं, कौन जीतता है कौन हारता है हमारा लेना देना नहीं। हमारी लड़ाई है मूल्यों की। हमें आज जरूरत है लोकतंत्र के विकास के लिए, जरूरत है कि हम निर्भय होकर काम करें। आज जरूरत है इस बात की कि कांग्रेस सक्रिय होकर जीवन के हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे और एक्टिव हो।
जो 1928 में नेहरू का कॉल था, कांग्रेस माने सक्रियता। कांग्रेस माने असेंबली नहीं, कांग्रेस माने लोकसभा की सीट नहीं, कांग्रेस माने अध्यक्ष का पद नहीं, कांग्रेस माने सक्रियता। और सक्रियता बिना निडरता के संभव नहीं है। और जब आप सक्रिय होंगे, निडर बनेंगे, तो सच बोलने के लिए मजबूर होंगे। सक्रियता, निडरता और सत्य, इन तीन चीज के सहारे आप नए सिरे से भारत को भी रिवाइव कर सकते हैं, नेहरू को भी अर्जित कर सकते हैं और कांग्रेस को भी सक्रिय कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज है, एक ही विकल्प है। जो नेहरू के सामने था वही आपके सामने है। 1928-29 में नेहरू के सामने एक ही विकल्प था कि हिंदुस्तान की जनता को आंदोलन के जरिए जागृत किया जाए। और आज भी उसी की जरूरत है कि हिंदुस्तान की जनता को आंदोलन के जरिए जागृत किया जाए। आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचते हो कि बिना आंदोलन के आप कोई शॉर्टकट मार के आप सत्ता पे आ जाएंगे, तो अगर सत्ता पे आ भी गए तो फिर ये लोग लौट आएंगे। एक निडर भारत, एक प्रगतिशील जिंदा दिल भारत, ये जो बेबस कौम जो बना दी है अभी, ये बेबस कौम को एक एक्टिव जिंदा दिल जाति, जिसकी कल्पना रविन्द्रनाथ के शब्दों में नेहरू ने पेश की थी कि भारत कैसा होना चाहिए, एक जिंदा दिल भारत होना चाहिए। और जिंदा दिल भारत तब बनेगा जब आप सक्रिय होंगे, निडर होंगे, सत्य से प्यार करेंगे और सत्य की भाषा बोलेंगे। मीडिया की भाषा, छद्म की भाषा, ये भाषा नेहरू की भाषा नहीं थी। नेहरू इसलिए बड़े नेता बने कि उन्होंने सत्य की भाषा को किसी भी समय छोड़ा नहीं, झूठ से कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया, झूठ बोला नहीं, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अगर हम नेहरू को याद करें तो सत्य के प्रति जो उनका आग्रह है, सक्रियता के प्रति जो उनका आग्रह, वह सबसे बड़ी धरोहर है, उसका नए सिरे से विकास किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।